Hello everyone, welcome back to Exam Crack, and in this video we will be covering economy of Bihar. अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, बिहार की हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड बिहार की ज्योग्राफी कवर कर ली है। इस वीडियो में हम लोग बिहार की इकोनॉमी भी कवर कर लेंगे, या मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग बिहार की इकोनॉमी को दो पार्ट्स में कवर करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा होता है याद करने के लिए, इसलिए हम इसको दो पार्ट कर लेंगे अगर मुझे लगेगा तो। अगर हो सकता है एक पार्ट में हो पाएगा तो मैं एक पार्ट में करवा दूँगा। इकोनॉमी में बिहार की बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जो याद करने होंगे, पर हम लोग एक काम करेंगे, मैं सेग्रीगेट कर चुका हूँ कि मुझे क्या याद करवाना है और क्या नहीं, और क्या इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेस्ड ऑन क्या PYQs में आया है। तो PYQs के हिसाब से जो जो आया है हम लोग सिर्फ वो चीज़ें याद करेंगे, बाकी चीज़ों का हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। उसके बाद एक बार आप लोग घर पे दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिएगा तो बाकी चीज़ें एक बार क्लिक हो जाएंगी मन में, जब एग्ज़ाम में दिखेंगी तो शायद वो आप लोग सॉल्व कर पाओ। बाकी क्योंकि इसमें डेटा बहुत सारा है इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते। इकोनॉमी ऑफ बिहार, चलिए शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 25-26, अब मेरे पास ये पुरानी वाली बिहार तथ्य संग्रह थी इसलिए मैंने इसको अपडेट कर लिया है। तो 25-26 के हिसाब से जो ग्रोथ रेट रहा है बिहार की इकोनॉमी का वो रहा है 13.1% के साथ। अब ये 13.1% जो होता है ये नॉमिनल ग्रोथ रेट होता है, रियल ग्रोथ नहीं होता है, इसमें इन्फ्लेशन भी अकाउंट में होता है। जो रियल ग्रोथ रेट होता है वो नॉमिनल में से, मतलब इसमें से जो भी इन्फ्लेशन हुआ होगा नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन करके निकालते हैं हम लोग। ओके, अब बिहार का जो स्पेसिफिक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो कितना वैल्यू ऐड करता है उसकी इकोनॉमी में ये देख लेते हैं, और इंडिया का कितना करता है ये देख लेते हैं। तो जो बिहार का प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में? प्राइमरी में आ जाता है एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, डेयरी है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है फर्स्ट स्टेज पे किसी भी इकोनॉमी में वो आता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है स्टोरेज वगैरह आता है। टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है सर्विसेज जो होती हैं, सर्विस वगैरह, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब आता है टर्शियरी सेक्टर में। तो जो बिहार का प्राइमरी सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 18.3%। अब बिहार का प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 18.3%। यस, 18.3% बिहार का प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 26.8%, और बाकी का जो 54.8% बचा वो टर्शियरी सेक्टर करता है। यानी कि मेजरली जो कर रहा है वो टर्शियरी सेक्टर कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 55%। अप्रॉक्सीमेटली 27% करता है सेकेंडरी, और अप्रॉक्सीमेटली 18% करता है प्राइमरी सेक्टर। तो सबसे कम प्राइमरी कर रहा है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा कर रहा है, टर्शियरी सबसे ज़्यादा कर रहा है। सिमिलरली केस होता है इंडिया के साथ। इंडिया भी 20% के अप्रॉक्सीमेटली 19.7% कर रहा होता है प्राइमरी में, 25% कर रहा है सेकेंडरी में, और 55% जो कि सर्विस सेक्टर होता है मेजरली वो 55% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। तो ये फैक्ट 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट वो है बिहार का शेयर एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय करता है लोगों को, इसलिए बिहार में अप्रॉक्सीमेटली 54.2% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय, और सेकेंडरी में 23 हैं और टर्शरी में 22 हैं। यही अप्रॉक्सीमेटली यही रेशियो रहता है इंडिया के लेवल पे। 46% रहता है इंडिया के लेवल पे प्राइमरी से का, सेकेंडरी का रहता है 24%, और टर्शरी का रहता है अप्रॉक्सीमेटली 30%। ये 30 याद रख लो। टर्शरी का इतने एम्प्लॉयबिलिटी पे 55% का आउटपुट निकाल देता है ये, और प्राइमरी का 46 और सेकेंडरी का। तो क्या क्या हो गया, 30 के आसपास है टर्शरी का एम्प्लॉयमेंट, 24 या 25 याद रख लो उसको, वो एम्प्लॉय करता है सेकेंडरी इंडिया के लेवल पे, और 46 है इंडिया के लेवल पे प्राइमरी में। और बिहार का लेवल याद रखो क्योंकि वही पूछा जाएगा। तो बिहार का लेवल में प्राइमरी एम्प्लॉयबिलिटी है 54-55, सेकेंडरी 23 है, और टर्शरी उससे भी कम है 22। पर अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट सबसे ज़्यादा
टर्शरी ही निकाल रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी सबसे कम है, आउटपुट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर बजट जो इस बार बना है बिहार का, वो बना है अप्रॉक्सीमेटली 26-27 के लिए 3,47,589 करोड़, और ये 30,000 करोड़ ज़्यादा है पिछले साल से। फिर स्टेट का जो GSDP है या स्टेट की जो GDP है 26-27 के लिए, दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 13.1 लाख करोड़। 13.1 लाख करोड़ ये GSDP है। इसका जो एक्सपेंडिचर जा रहा है या बजट में जितना पार्ट जा रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख करोड़ जा रहा है। ओके, देन शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 15% कंपेयर टू 25-26। GSDP में ग्रोथ कितने का देखा गया पिछले साल से, तो 15% का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल से। GSDP जो करंट प्राइसेस पे है, ये सब डेटा स्टेट का पर कैपिटा कितना है 66,828 है। ये थोड़ा डेटा याद रख लेना क्योंकि ये शायद पूछ लें, बाकी कोई और डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो डेटा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाईएस्ट पर कैपिटा है, तो ऑब्वियसली वो पटना होगा, और जो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा GSDP है वो शिवहर है। ये दोनों याद रखो, पटना हाईएस्ट है और शिवहर है जो वो लोएस्ट पर कैपिटा GDP है। ये दोनों फैक्ट याद रखो। आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज पर बिहार बजट। तो बिहार बजट के हिसाब से जो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में, वो 43 नहीं है, वो 45 के आसपास है। सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का शेयर जो है वो 45 है। टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की कहाँ से आती है, तो 18 या 19% याद रख लो कि अप्रॉक्सीमेटली 19% जो पैसा है वो टैक्स से कमाती है स्टेट गवर्नमेंट बिहार की। डेट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 17.5 यानी कि 18% की डेट है। ग्रांट से नेट 14.9% मिलता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.59 है। रिकवरी ऑफ डेट से पैसा आता है 0.17%। जो सबसे ज़्यादा जो आता है वो सेंट्रल टैक्सेस के पूल से आता है बिहार के पास, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45.5%। जाता कहाँ है पैसा, तो सोशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जाता है। 41% जो रुपए है वो सोशल सर्विसेज में जाता है बिहार का। उसके बाद आती हैं जनरल सर्विस जो कि है 29%, इकोनॉमिक सर्विस 23%, डेट का रीपेमेंट 7.2% जो कि अब वो घट के हो गया 6.5%, एंड लोन्स एंड एडवांसेस में जाता है 0.5% और 0.01 जाता है ग्रांट्स इन एड या कॉन्ट्रीब्यूशन किसी और चीज़ में। तो याद क्या करना है कि सेंट्रल टैक्सेस से सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है, वो कितना आ रहा है 45.5% आ रहा है। सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा जा रहा है, वो कितना जा रहा है 41% जा रहा है बस। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू कितना है गवर्नमेंट का स्टेट का, वो 19% के आसपास है, वहाँ से पैसा आता है। एग्रीकल्चर प्लेन स्टेट है, एग्रीकल्चर स्टेट है, गंगा निकलती है तो एलुवियल सॉइल मिलती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन हो जाती है, तो एक एग्रीकल्चर स्टेट बन जाता है बिहार। और 96% जो एरिया है बिहार का जो प्लेन है, जो इसको और एग्रीकल्चर की तरफ पुश करता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया देख लो तो 72.68 लाख हेक्टेयर जो है वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है। नेट सोन एरिया है 51 लाख हेक्टेयर। ग्रॉस इरीगेटेड एरिया है 56.97 लाख हेक्टेयर और क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 1.42%। ओके, अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है मतलब टोटल कितनी जगह पे क्रॉप उगती है पूरे एरिया में, तो वो 72.68 लाख हेक्टेयर है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज तीनों का मिला के जो स्टेट की GDP में कंट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 22% है। जो प्राइमरी सेक्टर का हम लोगों ने ऊपर देखा था यहाँ पे कि जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 18.3% आ रहा है, 18.3। अब 18.3% में 22% जो पैसा आ रहा है वो केवल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़ का मिला के आता है, बाकी फिर माइनिंग वगैरह का और आता है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप जो आज भी है वो राइस है, और उसके सेकंड नंबर पे है वीट, थर्ड पे मेज़ है। तो क्या है, राइस टॉप पे है, फिर है वीट और फिर है मेज़। फूड गेन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है इतने लाख टन से 231 लाख टन तक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं होगा। और राइस प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है, बस ये याद रखना। जो मेजर क्रॉप्स हैं और डिस्ट्रिक्ट उनका कौन सा है जो हाईएस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसको, तो जब राइस पता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रहा है राइस का, तो राइस का प्रोडक्शन सबसे हाईएस्ट कहाँ है, रोहतस में। आर से आर याद रख सकते हो कि रोहतस में हो रहा है। राइस और वीट दोनों का ही रोहतस है। ओके, मेज़ का कहाँ पे है, तो मेज़ का पूर्णिया है,
और पल्स का पटना है, पी से पी याद रख लेना, पल्स का पटना, मेज़ का पूर्णिया, वीट और राइस का दोनों का ही रोहतस है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हो गई यहाँ पे। लोएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? तो प्रोडक्टिविटी अलग चीज़ है, पर प्रोडक्टिविटी मत याद रखो, केवल प्रोडक्शन याद रखो। और प्रोडक्टिविटी लोएस्ट याद रख सकते हो कि गोपालगंज की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। क्रॉप एरिया बिहार में क्या क्या कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा हो रही हैं? तो सीरियल्स का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सीरियल्स में अपना ये वीट है, राइस आ गया, मेज़ आ गया, ये सब हो रहा है सबसे ज़्यादा बिहार में 88%। 88% के बाद पल्सेस सबसे ज़्यादा हो रही हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर ही कि पल्सेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही हैं? तो पटना में हो रही हैं। वीट, राइस रोहतस, मेज़ अपना हो रहा है पूर्णिया में। ओके। ऑयल सीड्स कहाँ पे हो रहे हैं? तो ऑयल सीड्स हो रहे हैं 1.8%। कहाँ पे? बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन सीरियल्स का प्रोडक्शन, फिर पल्सेस, फिर ऑयल सीड्स, फिर शुगर केन 2.8% के आसपास, फिर ऑयल सीड्स और बाकी के फिर कुछ फाइब्रस क्रॉप जैसे कि जूट वगैरह। अब जो वेजिटेबल और टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं थोड़े से, वैसे ये याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पोटैटो का पटना है, अनियन का नालंदा है, एग प्लांट का नालंदा है, कॉलीफ्लावर का पटना है। तो दो पटना के हो गए, पटना और पोटैटो और कॉलीफ्लावर का हो गया पटना, और अनियन और एग प्लांट का हो गया नालंदा। बस ऐसे याद रख लेना। द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट नेट सोन एरिया वेयर भोजपुर 80% एंड बक्सर 80%। तो नेट सोन एरिया जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का 80% एरिया सोन एरिया में आ रहा है, तो वो भोजपुर है और बक्सर है। बी ये सबसे ज़्यादा सोन एरिया है इनके पास। उसके बाद लोएस्ट क्रॉप डेंसिटी किसके पास है? तो वो पूर्णिया के पास है। बिहार का फर्स्ट स्टेट इन दी कंट्री बना बिहार, काहे के लिए? मखाना प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे है। 90% ऑफ दी 85% नहीं, ये 90% है लगभग। टोटल प्रोडक्शन जो कंट्री में हो रहा है मखाना का, वो बिहार में होता है। मखाना को फॉक्सनट्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट कंज्यूम केमिकल फर्टिलाइज़र हमेशा यूरिया ही रहता है, हर जगह ही, इंडिया में भी यूरिया ही है और बिहार में भी वो यूरिया ही है। अब कुछ फ्रूट्स के देख लेते हैं। ऊपर वेजिटेबल्स का देखा था कि अनियन और एगप्लांट में नालंदा है, और पोटैटो और कॉलीफ्लावर में पटना है। इसके ऊपर देखा था कि राइस का और वीट का रोहतस है डिस्ट्रिक्ट, मेज़ में पूर्णिया है और पल्स में पटना है। अब देखते हैं कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स के बारे में। बनाना का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मधुबनी में। उसके बाद गुआवा का हो रहा है रोहतस में। रोहतस में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि राइस का भी और वीट का भी हो रहा है और गुआवा का भी हो रहा है। तो यहीं से याद रख लो कि गुआवा, राइस और वीट रोहतस। लीची भी सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। 70% शायद लीची जो है बिहार में ही होती है, वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है सबसे ज़्यादा। बनाना हो रहा है मधुबनी में, लीची हो रही है मुजफ्फरपुर में, और दरभंगा का आम तो बहुत ही फेमस है, तो उससे याद रखना कि मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? तो वो दरभंगा में हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया? वीट और राइस, गुआवा, इन तीनों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पे? रोहतस। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पल्स, पटना, मेज़ का कहाँ पे हो रहा था? पूर्णिया, मेज़ पूर्णिया। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स देखी थी जिसमें था अनियन प्लस कॉलीफ्लावर, जो कि है अनियन और कॉलीफ्लावर पटना। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पोटैटो और कॉलीफ्लावर, अनियन और एगप्लांट नालंदा। ये पोटैटो है, पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर पटना, अनियन प्लस एगप्लांट वो सबसे ज़्यादा हो रहा है नालंदा में। फिर हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स देखे, फ्रूट्स का अलग बॉक्स बना लेते हैं। फ्रूट्स में हम लोगों ने देखा कि बनाना हाईएस्ट हो रहा है मधुबनी में, ठीक है। लीची मुजफ्फरपुर,
मैंगो, दरभंगा और एक और कोई फ्रूट था, वो था गुआवा, वो हो रहा है रोहतस में। तो ये 3 टेबल्स आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार 4 एग्रीकल्चर रोड मैप तैयार करे गए। फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप था 2008 से 12 का, दूसरा 12 से 17, हर 5 साल का रोड मैप बनता है। अब जो थर्ड टर्म ऑफ एग्रीकल्चर रोड मैप चल रहा है उसको एक्सटेंड किया था 2023 तक, अब चौथा चलेगा 2023 से 2028 तक। ठीक है, लॉन्च कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2023 को। किसने लॉन्च किया था? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। और इसमें स्पेशल एम्फेसाइज किया गया है क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर को। वो पूछ सकते हैं कि 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में क्या प्राइमरी फोकस है, तो क्लाइमेट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑफ बिहार। क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन करना है। 12 डिपार्टमेंट्स ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस रोड मैप। टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार, तो हर जगह ही रबी भी होती है, रबी जो विंटर क्रॉप होती है, खरीफ जो समर क्रॉप होती है, और जैद जो इन दोनों के बीच में पीरियड आता है अप्रैल मई का, उसमें जैद क्रॉप होती है। मेजरली जो रबी क्रॉप्स हम लोग के यहाँ होती हैं वो होती है वीट है, ग्राम चना है, मस्टर्ड सरसों है, चना है, पोटैटोज़ हैं, पीज़ हैं, मटर है, बारले है, ये मेन एग्जांपल्स हैं रबी क्रॉप के। खरीफ जो गर्मियों में होती है वो है पैडी है, राइस है, शुगर केन है, सोरगम है, मिलेट है, मेज़ है, पिजन पी है, ये मेन एग्जांपल्स हैं खरीफ के। जैद में जैसे कि कुछ लीफी वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स आ जाते हैं, कुछ जैसे क्यूकम्बर है, वाटर फ्रूट्स, मेलन है, वाटरमेलन है, जूट है, मेज़ है, ये सारे जैद क्रॉप होती हैं। अब देखते हैं हम लोग वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार टू गेट GI टैग बाय 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GI टैग से क्वेश्चन आते ही आता है। लेटेस्ट जो हुआ है वो ये है, इसलिए इसको याद रखेंगे। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट ऑफ गया जी। तो पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट कहाँ का है? गया जी का। ये लेटेस्ट है इसलिए उसको याद कर लो। मधुबनी पेंटिंग सबको पता है, मिथिला की है। सिक्की ग्रास क्राफ्ट, सिक्की ग्रास क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है, वो नॉर्दर्न बिहार में है। सूजनी एम्ब्रॉयडरी मुजफ्फरपुर, और 3 मिला है भागलपुर को। भागलपुर में किस किस को मिला है? भागलपुर का सिल्क, मंजूषा आर्ट और अपलीक वर्क को। फिर सिलाव को सिलाव खाजा प्रोडक्ट है, वो नालंदा का है, ये स्वीट स्टफ़ में आता है, इसको यहाँ पे मिला है। ये जो ऊपर पड़े हैं मधुबनी पेंटिंग, सिक्की ग्रास क्राफ्ट्स नॉर्दर्न बिहार, सुजनी मुजफ्फरपुर, मंजूषा आर्ट, एप्लीक वर्क एंड भागलपुर में, ये सारे ही हैंडी क्राफ्ट्स हैं। अब जो तीसरा है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या क्या GI टैग्स मिले हैं? तो जर्दालू मैंगो भागलपुर का, कटरनी राइस भागलपुर का। तो 5 चीज़ें हो गई भागलपुर में। भागलपुर का सिल्क, मंजूषा आर्ट, अपलीक वर्क, जर्दालू मैंगो और कटरनी राइस, ये 5 चीज़ें हो गई भागलपुर की जिन्हें GI टैग मिला है। फिर पान, मगही पान कहाँ का मिल रहा है? औरंगाबाद को, नवाड़ा को और पटना को। शाही लीची ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजॉरिटली सब मुजफ्फरपुर में हो रही है, तो लीची के लिए क्या हो गया? मुजफ्फरपुर हो गया। मिथिला मखाना मतलब दरभंगा का हो गया और मधुबनी का हो गया। और मरचा धान या चूड़ा, इसको वेस्ट चंपारण का है। तो याद सारे ही करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। एक 100% क्वेश्चन आने की चांसेस हैं यहाँ से। और पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट के बारे में पूछेंगे वो लोग, जो कि गया जी का है। पर बाकी देख लो जो कि हैंडीक्राफ्ट्स में आता है। मधुबनी पेंटिंग हम लोगों ने देख लिया था, मिथिला का है। मधुबनी, मिथिला। सिक्की ग्रास क्राफ्ट विच इज़ ऑफ नॉर्दर्न बिहार। सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का। सुजनी एम्ब्रॉयडरी मुजफ्फरपुर। भागलपुर सिल्क भागलपुर। मंजूषा आर्ट भागलपुर। एप्लीक वर्क भागलपुर। एप्लीक, मंजूषा आर्ट भागलपुर। फिर जर्दालू मैंगो और कटरनी राइस भी भागलपुर। सिलाव खाजा सिलाव नालंदा का है। मगही पान औरंगाबाद, नवाड़ा और पटना वाले रीजन में मिला है। शाही लीची मुजफ्फरपुर, याद ही होगा कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मिथिला का मखाना में दरभंगा और मधुबनी है। और मरचा धान या फिर चूड़ा, ये मिलता है वेस्ट चंपारण को एग्रीकल्चर में। आगे पढ़ते हैं इरिगेशन की तरफ। तो द मीन्स ऑफ इरिगेशन इन बिहार आर कैनल है, ट्यूबवेल है, पाइन है, पॉन्ड है, वेल्स हैं, बेसिक जो होते हैं। अब सिर्फ याद करने वाली चीज़ ये है कि मेजॉरिटली ऑफ दी जो इरिगेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है और कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा इरिगेटेड है। तो अब फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है वो रोहतस है, लेकिन
और जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है वो ट्यूबवेल्स के थ्रू हो रहा है 63%। ये याद रखेंगे बस, ये सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? रोहतस में। लेकिन और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ हाईएस्ट एरिया इरिगेटेड ट्यूबवेल से है? तो ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा इरिगेटेड होने वाला एरिया जो है वो पूर्णिया है, फिर कैनल से होने वाला रोहतस है, और पॉन्ड से होने वाला दरभंगा है। ये 3 पॉइंट भी थोड़ा सा याद कर लेना। देखो मैंने कहा ही था कि बहुत ज़्यादा याद करने को है, इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। यू आर गुड टू गो, इकोनॉमी हो जाएगी आपकी इससे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, और जो आएगा वो बहुत डुएबल नहीं होगा, इसलिए उसको स्किप कर देना क्वेश्चन को। तो हाईएस्ट एरिया इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स कौन सा हो गया? पूर्णिया हो गया, कैनल्स हो गए रोहतस, और पॉन्ड हो गया दरभंगा। ट्यूबवेल्स पूर्णिया, कैनल्स रोहतस एंड पॉन्ड दरभंगा। और सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो इरिगेशन किससे हो रहा है? तो वो ट्यूबवेल से हो रहा है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा इरिगेशन कर रहा है? तो वो रोहतस है। अब आते हैं एनिमल हस्बेंड्री की तरफ। तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट होने की वजह से एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, और इनकम भी यहाँ पे मेजर सोर्स आती है एनिमल हस्बेंड्री से। एनिमल हस्बेंड्री मतलब समझ ही रहे होगे, लाइफ स्टॉक वगैरह की रियनिंग, गाय भैंस चराना। टोटल नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक की बात करें तो 365 लाख के आसपास लाइफ स्टॉक है, यानी इतनी गाय भैंस हैं बिहार में। लाइफ स्टॉक की बात करें तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ याद नहीं कर सकते। मिनरल्स की बात करें तो जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट और अंडरग्राउंड, उनको नेचुरली जो मिल जाती हैं चीज़ें अर्थ की क्रस्ट में, अंडरग्राउंड, उनको मिनरल्स बोला जाता है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में इनको डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब डिवीजन झारखंड के होने से पहले, जो कि कब हुआ था हम लोगों ने पढ़ा था, 15 नवंबर 2000 में बिहार का डिवीज़न हुआ था, झारखंड अलग हो गया था। तो बिहार के झारखंड से अलग होने से पहले 25% ऑफ द कंट्रीज़ मिनरल्स जो मिलते थे वो बिहार में ही मिलते थे। लेकिन क्योंकि वो छोटा नागपुर प्लेटू भी बिहार रीजन में आता था, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो बिहार के पास केवल 2-3% ऑफ द मिनरल्स बचे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल जो थे वो फिर झारखंड वाले रीजन में चले गए, क्योंकि झारखंड ने इंक्लूड किया छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन। छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में आज की डेट में इंडिया का 22 से 23% मिनरल कॉन्सेंट्रेटेड है। द मेन मिनरल्स जो कि मिलते हैं प्रेजेंटली बिहार में वो धरवाड़ और विंध्यन सीरीज़ ऑफ रॉक्स में मिलते हैं। और धरवाड़ और विंध्यन सीरीज़ ऑफ रॉक्स हम लोगों ने देखा था, यहाँ विंध्यन था और यहाँ बिहार के एकदम सदर्न रीजन पे धरवाड़ रॉक सिस्टम था। द मेन मिनरल्स फाउंड इन बिहार आर लाइमस्टोन है, पाइराइट है, माइका है, मैंगनीज है, पोर्सिलिन है, क्वार्ट्स है, बॉक्साइट है। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब मेजॉरिटी प्रोड्यूसिंग रीजन हम लोग देख तो लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे मिनरल्स हम लोग याद नहीं रख पाएंगे कौन सा कहाँ मिलता है। लेकिन PYQ के बेसिस पे जो उन्होंने 1-2 बार पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं कि गोल्ड कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा। तो गोल्ड मिलता है जमुई में, ये याद कर लो। फिर क्वार्ट्स भी जमुई में मिलता है, तो ये भी याद कर लो, आसानी से याद हो जाएगा। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसका अब गया जी में मिलता है, इसको भी याद कर लो। एनर्जी के प्रोडक्शन से बहुत आजकल बातचीत चलती है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। बॉक्साइट याद कर लो कि मुंगेर में मिलता है। उसके बाद पेट्रोलियम याद कर लो कि वेस्ट चंपारण में मिल जाता है। और लाइमस्टोन नहीं, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं कि गोल्ड जमुई, क्वार्ट्ज जमुई, यूरेनियम गया एंड बॉक्साइट मुंगेर। तो क्या क्या हो गया? गोल्ड जो कि जमुई का है, क्वार्ट्ज वो भी जमुई, बॉक्साइट मुंगेर, और जो पेट्रोलियम है वो वेस्ट चंपारण। आप लोगों को उसकी PDF चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, तब मैं आपको इसकी PDF दे दूँगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, या फिर एक टेलीग्राम चैनल बना दूँगा उसमें डाल दूँगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा तो ही मैं उसको PDF को दूँगा। वैसे पूरी मार्क्ड PDF है और सारा डिटेल्स मैंने इसमें डाल रखा है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। अब लास्ट मिनट रिवीजन सारा वीडियो से कर सकते हैं, मैंने बहुत ही जल्दी सब कुछ कवर करा दिया है। अब जल्दी से देखते हैं आगे इंडस्ट्रीज़, और उससे पहले बिहार का हम लोग एनर्जी स्टेटस देख लेते हैं क्या है। तो एनर्जी स्टेटस ये है कि थोड़ी बहुत सरप्लस एनर्जी बना लेता है बिहार, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो थर्मल पावर एनर्जी है बिहार में वो 66% थर्मल एनर्जी से बनता है एनर्जी, यानी कि कोयले से बनता है। बाकी का जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 34% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो 66% जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी आती है बिहार में।
34% हम बिहार जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड एनर्जी बना रहा है बिहार। चलिए, पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है? 363 के 370 के आसपास है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? तो वो पटना में हो रहा है। और लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? शिवहर में हो रहा है। जैसा कि हम लोग देखा था कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भी पटना में और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम भी शिवहर में। और सिमिलरली हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन भी इलेक्ट्रिसिटी का पटना कर रहा है और सिमिलरली लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी शिवहर कर रहा है। 3 एनर्जी एजेंसीज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं बिहार में। एक है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एक है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन और एक है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसमें से तीनों ही में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा जो याद कर सकें और जो कि एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जो भी आता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। मैंने पहले भी बताया था, इसमें सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है बिहार और इमेंस पोटेंशियल है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई, पोटैटो से चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ बिहार में हब बन सकती हैं। मेजर इंडस्ट्री जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है बिहार में वो है शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री जो पहली लगी थी बिहार में वो लगी थी 1904 में मधुराना सरन में। अब इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अभी प्रेजेंटली 11 शुगर मिल्स हैं बिहार में और जिसमें से 9 ऑपरेशनल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर रोड मैप 4 जो मैंने बताया था 2023 से लेके 2028 तक चलना है, जिसकी फोकस क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो बिहार का स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम चला रहे हैं क्योंकि जैगरी बनाने के लिए बहुत ही प्रमोशन मिल रहा है बिहार में। डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो डेयरी इंडस्ट्री बिहार में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पीछे ही पड़ा था कि बहुत ही रिच स्टेट है इस चीज़ में। तो मिल्क प्रोडक्शन ट्रेडिशनल बिजनेस है बिहार में और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 128 लाख टन ऑफ मिल्क हर साल प्रोड्यूस होता है अप्रॉक्सीमेटली। और 7/2 और 7/2 के 3 के अंदर में ये देसी गौलन योजना और मिल्क कोऑपरेटिव कमिटीज़ का स्टैब्लिशमेंट भी हुआ था। तो बिहार में डेयरी इंडस्ट्री को काफ़ी पुश करने के लिए स्कीम बनती रहती हैं। याद करने वाला यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। बिहार जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल के बाद, ये याद रखना बस। और बिग जूट फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लगी है बिहार में ये याद रखो कि जूट की फैक्ट्रीज पूर्णिया में, काटिहार में और दरभंगा में लगा रखी हैं। ये तीनों याद रखो, पूर्णिया PKD पूर्णिया, काटिहार, दरभंगा। टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बिहार में 3 तरीक़े का सिल्क मिलता है, मलबरी, तसार और एरी। ये पूछ सकते हैं कि मलबरी, तसार और एरी जो है वो क्या चीज़ें हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सिल्क हैं, ये याद रखना कि सिल्क के टाइप्स होते हैं उसमें से एक है। और सिल्क टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन के लिए फेमस कौन सा स्टेट है बिहार का? तो वो भागलपुर है। भागलपुर सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से वाले टाइप का सिल्क का होता है? तो वो तसार सिल्क का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो लाइमस्टोन की अवेलेबिलिटी बिहार में अच्छी है और देखा भी था पहले, याद नहीं कराया था, लेकिन लाइमस्टोन जो होता है सबसे ज़्यादा रोहतस में मिलता है। उसकी अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री भी मिल जाती है। सीमेंट इंडस्ट्री दालमिया नगर, बंजारी, रोहतस बिहार में स्टैब्लिश है। मैंने बताया रोहतस में सबसे ज़्यादा लाइमस्टोन मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री क्या है? तो एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट होने की वजह से ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज, जूट की, एथेनॉल की, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, लेदर की, वुड की, प्लाईवुड की एक्सेट्रा की इंडस्ट्रीज़ लग सकें। और अप्रूवल दे दिया जाता है कि भागलपुर, बक्सर और काटिहार में ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगें। करेंटली रैंक करता है 7th इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन, 3rd इन वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड 6th इन फ्रूट प्रोडक्शन इन दी कंट्री बिहार। और फर्स्ट एंड ओनली लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ मखाना प्रोडक्शन। पहले ही पढ़ लिया था कि 90% ऑफ मखाना जो है वो बिहार में बनता है। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है बिहार में जो कि सरकार की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा पुश मिल रहा है। पैकिंग हाउस भी कंस्ट्रक्ट किया गया था भीता पटना में। सेंट्रली कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन कौन सी हैं बिहार में? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, जो भी बड़ी बड़ी हैं, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, भारत वेगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजन फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री, कैरेज रिपेयर
रेल वर्कशॉप, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो कि सेंट्रली कंट्रोल की जाती हैं बिहार में। कुछ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है जो स्टेट ऑफ बिहार के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर में आते हैं। तो जिसके नाम के आगे बिहार लगा है सब बिहार के अंडर में आते हैं, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स कहाँ कहाँ लगी हैं ये देख लो थोड़ा सा। लेदर की जो फैक्ट्री लगी है बिहार में वो लगी है पटना में। अरे यार सॉरी, एक सेकंड। तो जो लेदर की इंडस्ट्री लगी है बिहार में वो पटना मुजफ्फरपुर में है, या पटना ही याद रख लो। शुगर का याद रख लो कि वेस्ट चंपारण में है। पेपर का याद रखो समस्तीपुर में। सिल्क भागलपुर में है, पहले भी पढ़ा था। कॉटन टेक्सटाइल्स गया में है। मेडिसिन्स मुजफ्फरपुर। फर्टिलाइजर्स याद रख लो बरौनी में है बस। और ऑयल रिफाइनिंग भी याद रख लो बरौनी में। तो बरौनी में दो हो गई, फर्टिलाइज़र और ऑयल रिफाइनिंग। सिल्क याद रखो भागलपुर। कॉटन टेक्सटाइल्स गया। और लेदर याद रख लो पटना। और शुगर वेस्ट चंपारण। पेपर समस्तीपुर। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है जो कि 1974 में इस्टेब्लिश की गई थी डेवलपमेंट के लिए। 4 रीजनल ऑफिसेस हैं उसके, पटना में है, एक भागलपुर में, एक मुजफ्फरपुर में और एक दरभंगा में है। बस यही इंपॉर्टेंट है, और ये तो यार इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बिहार में रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी है। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ईजीएस्ट और चीपेस्ट है। रोड नेटवर्क की बात करें तो नेशनल हाईवे 6130 किलोमीटर के आसपास की लेंथ का नेशनल हाईवे बिहार में है। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ दी जो लेंथ गई है वो किस डिस्ट्रिक्ट से गई है, तो वो पटना से गई है। और लोएस्ट किससे गई है, शिवहर। तो मेजरली हम देख लेंगे हाईएस्ट हर चीज़ पटना से हो रही है और लोएस्ट मेजॉरिटी चीज़ें शिवहर से हो रही हैं। तो अगर याद ना आए तो बस इतना याद रखना, अगर लोएस्ट पूछे तो शिवहर मार देना और हाईएस्ट पूछे तो पटना। स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे, अब नेशनल हाईवे तो सबसे ज़्यादा पटना से गया, लेकिन स्टेट हाईवे गया से गया है सबसे ज़्यादा, और शिवहर से लोएस्ट गया है वो भी। बस यही 2 फैक्ट याद रखो कि सबसे ज़्यादा जो वो गया है वो पटना से गया है और वो लोएस्ट वहाँ से गया है। एक सेकेंड बस। ठीक है, उसके बाद अगर रोड डेंसिटी की बात करें या फिर पहले तो मेगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। तो 4 मेगा एक्सप्रेसवे पास होते हैं। एक गोरखपुर सिलीगुड़ी है, रक्सल हल्दिया है, बक्सर भागलपुर है और पटना पूर्णिया है। सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी की सबसे ज़्यादा लेंथ है एक्सप्रेसवे की। और नेशनल हाईवे में देख लेना लेंथ 6130 है, पटना से ज़्यादा है, शिवहर में कम है। स्टेट हाईवे में गया ज़्यादा है, शिवहर कम है। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हावड़ा से मुगल सराय रेलवे लाइन डल रखी है। और 8th आता है रेल ट्रांसपोर्ट में इंडिया में बिहार। 4 रेलवे डिवीजन्स हैं बिहार में, सोनपुर डिवीज़न, दानापुर डिवीज़न, समस्तीपुर डिवीज़न और काथिया डिवीज़न। SDSK, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर और काठियार। ठीक है, 4 डिवीज़न याद रखना, SDSK या फिर SSDK, जो भी याद रखना हो। समस्तीपुर, सोनपुर, दानापुर और काठियार, ये 4 डिवीजन्स हैं, बस यही याद रखना है। और आउट ऑफ द 19 रेलवे जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे, जो एक लौता जो रेलवे जोन है बिहार का वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे इन हाजीपुर। दिस रेलवे जोन वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2002। द ओनली रेलवे जोन इन बिहार है ईस्ट सेंट्रल रेलवे आती है बिहार में, हाजीपुर में। फाउंडेशन स्टोन ऑफ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किसने डाली थी, नरेंद्र मोदी ने डाली थी। कब डाली थी, 17 फरवरी 2019 में पटना मेट्रो की नींव डल गई थी। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सिविल एविएशन पॉलिसी अप्रूव कर दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और जो स्कीम चलती है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंडर में एयर सर्विसेज कॉमन सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं, तो एयरपोर्ट 2 इंटरनेशनल हैं, पटना और गया में। तो पूछा जाएगा कि कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बिहार में हैं, तो पटना और गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार में है। बाकी सब डोमेस्टिक हैं, तो वो दरभंगा है, एक जोगबनी है, एक रक्सौल में है, एक पताही में है और एक पूर्णिया में है। पर पटना और गया का याद रखना कि वो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वहाँ पे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट सी और रिवर से होता है। बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट बिहार केवल रिवर से ही हो पाता है। नेशनल वाटर 1, ये याद रखना कि NW1 जो है नेशनल वाटर वे 1, वो गंगा रिवर पे है और उसका रूट क्या है, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। वो सबसे बड़ा भी है, 1620 किलोमीटर। बाकी ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। 7 निश्चय प्रोग्राम जो बिहार गवर्नमेंट का चलता है, पहला जो 7 निश्चय चला था उसमें 2015 से 20 तक था, दूसरा था 20 से 25 और तीसरा है 25 से 30। तो 25 से 30 वाला हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में मैं उसको करा दूंगा। तो विद दिस हम लोगों ने इकोनॉमी कवर कर ली है और इकोनॉमी के लिए ये वीडियो सफाइस करेगा। इसको 2 से 3 बार इसको देख लेना 2x पे, ये आपका काम हो जाएगा। रिवाइज़ कर लेना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।